ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? अभी तक हमने सर्कुलर मोशन पढ़ लिया, वर्क फॉर एनर्जी पढ़ लिया। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है सेंटर ऑफ मास। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग? सेंटर ऑफ मास। गुड आफ्टरनून। चलिए, तो सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें तो सेंटर ऑफ मास में क्या होता है? देखो, कभी कभार क्या होता है ना, हर बॉडी का, अभी तक तुम लोग कैसे पढ़ते थे? अभी तक तुम लोग चीजों को पॉइंट मास मानकर पढ़ रहे थे, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि तुम चीजों को ऐसा मानते थे कि बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है और जो उसकी मोशन में उसने लेंथ या डिस्टेंस कवर किया है वो उसके डायमेंशन से बहुत छोटा है। अब डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो हम उसके डायमेंशंस को नेग्लेक्ट कर देते थे। बट बेटा, अब आने वाले टाइम में जो हम क्वेश्चंस देखेंगे वो क्वेश्चंस में बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन हो रहा होगा। अगर हम पार्टिकल सिस्टम मान करके पढ़े तो हर पार्टिकल का अलग अलग मोशन हो रहा होगा। जैसे कि तुम और मैं, हम क्लास के 8-10 बच्चे हैं, हम एक रूम में पैक हैं और हम सब एकदम से कुछ भी, जो जिसको जैसा मोशन करने की इच्छा है वो वैसा मूव करे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हर पार्टिकल के बारे में जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, कौन क्या कर रहा है। तो पार्टिकल सिस्टम मान के पढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगी। तो हमने डिसाइड किया कि लेट अस डिफाइन अ पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ मास। कब कहलाता है? वो पॉइंट कौन सा होता है जो सेंटर ऑफ मास कहलाता है? वेयर दी होल मास ऑफ सिस्टम इज कंसेंट्रेटेड। ठीक है। सेकेंड, ऑल नेट फोर्सेस एक्ट ऑन दैट पार्टिकल। देखो, मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं। तुम सबने अपने जीवन में बॉल देखी होगी। एक बॉल को तुमने जमीन से ऐसे फेंका और वो ऐसे नीचे आ गई। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। बोलो, पता होगा तुम लोगों को सभी को कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, क्योंकि बॉल को आपने एक सिंगल पार्टिकल मान लिया और पार्टिकल की स्टडी करके आपने बता दिया, जो कि 100% सही थी। अब मान लो मैंने एक ऐसी बड़ा बैट है मेरे पास, ये बैट, इस बैट को भी मैंने ऐसे ही फेंका। क्या ये एंड पॉइंट बैट का, जिसपे मैं ए लिख रहा हूं, और ये बैट का बी पॉइंट, ये बी जिससे हम बैट को पकड़ते हैं, होल्ड करने वाला बी पॉइंट, क्या ये दोनों सेम मोशन कर रहे होंगे या ये दोनों बहुत ही अजीब कोई कॉम्प्लेक्स मोशन कर रहे होंगे जिसके बारे में हमारे लिए पढ़ना बहुत कठिन है? बोलो। प्योरली रोटेट तो नहीं हो रहे होंगे निधि, लेकिन सर हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स मोशन कर रहे होंगे ना कि इनके बारे में पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है। तो फिर हमने सोचा क्या करें, तो हमने कहा कि पॉइंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक पॉइंट जहां पर इस पूरे बैट का मास कंसिडर होगा और वो पॉइंट श्योर शॉट एक ऐसा डिफाइन मोशन कर रहा होगा जिसकी हमें जानकारी होगी। क्लियर हुई बात? जो ये पॉइंट कर रहा होगा वो सारे पार्टिकल नेट मिलाकर यही कर रहे होंगे जो ये पॉइंट कर रहा होगा। उस पॉइंट को कहते हैं हम सेंटर ऑफ मास। अच्छा,
कभी कभी तुमने ऐसे देखा होगा कि एक लड़की वो आइस स्केटिंग में एक लड़की रहती है ऐसी, वो फिर ऐसे जंप करती है ऐसे, तो पैर ऐसे रहते हैं, हाथ ऐसे, फिर इधर आती है, थोड़ा सा चिन ऊपर हो जाती है, हाथ ऐसे, पैर और थोड़े से लेग्स वाइडन हो जाते हैं, और फिर ऐसे करके वो नीचे आती है। उस दौरान उसकी बॉडी के सेंटर ऑफ मास ने क्या पाथ फॉलो किया है? सर उसके सेंटर ऑफ मास ने ना ऐसा कर्व फॉलो किया है जिसकी पढ़ाई हम कर सकते हैं, लेकिन उसके हाथ, उसके हेड, उसके पैर, उसका बॉडी, उसने ऐसा पाथ फॉलो नहीं किया जिसकी हम स्टडी कर सकें। तो हमने कहा कि लेट्स डिफाइन अ पॉइंट जिसकी हम स्टडी कर सकें, और वो पॉइंट जिस पर की पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड माना जा सके। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिस पर की पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड माना जाता है, और जितने भी नेट एक्सटर्नल फोर्स है, ऑल नेट एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एक्ट ऑन दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पर एक्ट करते हैं, एक्ट ऑन दैट पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ मास कॉम। क्लियर हुआ क्या? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो लिखो जरा इसको, डायग्राम बनाओ और लिखो इतनी बातें। चलिए नोट करें, कुछ बातें लिखेंगे। पहली बात, सेंटर ऑफ मास इज नॉट इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ज्योमेट्रिक सेंटर। क्लियर है? तुम सबने एक बचपन में या अभी जब छोटे बच्चों से मिलते होगे तो एक ऐसा खिलौना देखा होगा, एक ऐसा टॉय आता है, इस टॉय को जितना हिट कर सकते हो करो, इसे जितना हिट करते हो ये नीचे जाता है और वापस ऊपर आ जाता है। देखा होगा ऐसा खिलौना, अपने बचपन में खेले भी होगे। अब बच्चों अगर ध्यान से देखो तो इस पूरी बॉडी का सेंटर यहाँ है, लेकिन ना बताए वो पूरी बॉडी हॉलो रहती है और यहाँ पे नीचे उसमें सैंड फिल रहती है। क्या फिल रहती है नीचे? सैंड, बहुत ज्यादा हैवी वेट या सैंड फिल कर देते हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास तो नीचे आता है। और यही कारण है कि जब तुम उसे हिट करते हो तो हिट करके वो ऐसी होती है और वापस ऊपर हो जाती है। वो ऊपर होने का कारण क्या है थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं यहाँ पे। जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि दिस इज द ज्योमेट्रिक सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास। और जरूरी नहीं है कि दोनों हमेशा एक हो, जरूरी नहीं है कि दोनों हमेशा एक हो। 99% सवालों में एक ही होते हैं। जैसे कि मैं तुमसे कह दूं कि एक क्यूब है, एक सर्कल है, तो इनके लिए दोनों वैल्यूज की लोकेशन सेम होती है। तो यहाँ ऐसा लिखो, लोकेशन ऑफ center of mass is not equal to center of gravity is not equal to location of center of gravity and location of geometric center of the body. For a continuous body का मतलब अभी समझाता हूं मैं। सेंटर ऑफ मास में और मे नॉट, आखिर में ही लिखो, मे lie outside the body. Center of mass may lie outside the body. क्लियर है बात? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही पाया जाए, ये बॉडी के बाहर भी पाया जा सकता है। समझे इतना? अब कैसे का जवाब मैं अभी तो नहीं दे पाऊंगा जब तक मैं डेरिवेशन करके प्रूव नहीं करूंगा बातों को, है ना? तो तब तक तो तुम्हें वेट करना ही पड़ेगा। क्लियर है? चलिए लिखिए।
अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा करो बेटा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। क्लियर है बात? चलो लिखो। अब दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट सिस्टम, डिस्क्रीट सिस्टम, और एक होता है कंटिन्यूअस सिस्टम। वैसे कोई बहुत बड़े नहीं है, एकदम सिंपल सी टर्म में समझो। जैसे कि मैं एक कागज की प्लेट लूं और उस कागज की प्लेट में कुछ पत्थर रख दूं, 1 2 3 4 5 ऐसे बिखेर दूं पत्थर, ऐसे इधर उधर रख दूं पत्थर। अब क्या होगा, ये ऐसा सिस्टम है ना जिसमें मास कंटिन्यू हर जगह पर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर हो सकता है, यहाँ पर 10 ग्राम हो, यहाँ पर 1 ग्राम, यहाँ पे 3 ग्राम, यहाँ पे 100 ग्राम, यहाँ पे 50 ग्राम। ऐसा मास अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? तो ये कैसा सिस्टम है, वेयर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वेयर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। कहीं पर प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे इतने एरिया में कुछ नहीं है फिर एक काला पत्थर आ गया है, ऐसे। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक रॉड ले ली, कोई भी सॉलिड बॉडी, एक प्लेट ले ली, घर में एक प्लेट होती है हमारे, वो ले ली, हम खुद अपने आप को एनालाइज करें तो हम सब क्या है, अगर हम एक पॉइंट ए से लेके बी तक चलते जाए, ये ए से बी पॉइंट तक चलते जाए, यहाँ पे भी ए से बी पॉइंट तक चलते जाए, तो हर पॉइंट पे मास कंटिन्यू है ना, हर पॉइंट पे मास कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है। ऐसे सिस्टम क्या कहलाते हैं, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। इवन एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इवन एंड, इवन तो मत बोलो, presence of mass throughout the dimensions of the body, are known as continuous system। यहाँ पे पूरे डायमेंशन में नहीं है, जैसे लेंथ का कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर, यहाँ पर मास प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया डिस्क्रीट सिस्टम और कंटिन्यूअस सिस्टम क्या होते हैं अच्छे से, है ना? तो अभी तक जितना फिजिक्स हमने पढ़ा है, इस फिजिक्स को हम डेवलप करेंगे सेंटर ऑफ मास के लिए। देखो अभी तक तुम कैसे पढ़ते थे, मेरी बात सुनो, अभी तक तुम ग्राउंड फ्रेम पे बैठे होते थे और मोशन को ऑब्जर्व करते थे, ठीक है? फिर देखो मैं तुम्हें एक फील दिलाने वाली बात करता हूँ। तुम सबने कभी बचपन में ऐसा देखा है क्या, ये नाव है ना, फिर मैं मेरे एग्जाम्पल को कनेक्ट करूंगा, और ये नाव का एक सिरा है। अब अचानक से ना तुम किनारे पे आ गए और तुम चलकर इधर आए, तो नाव थोड़ी सी पीछे खिसक जाती है। ऐसा ऑब्जर्व किया है क्या तुमने? फिर नाव वाला कहता है कि भैया रुक जाओ, पहले मुझे एंकर लगा देने दो, या वो नाव पकड़ के खड़ा होता है और जब तुम चलते के आते हो तो आ पाते हो। ये सब बहुत कॉमन फेनोमेना। नाव में बैठे हो कि नहीं बेटा, जो नहीं बैठे हैं प्लीज आप लोग तो पहले जीवन जी कर आए। फिर जैसे कि मान लो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे तुम इस कोने पे खड़े हुए हो, अचानक से तुम इधर निकल जाओ तो ये डब्बा थोड़ा सा पीछे निकल जाता है अपने आप, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, अपने आप। ये सारे एग्जाम्पल है जो होते हैं हमारे जीवन में। जैसे स्केट बोर्ड पे तुम एकदम चढ़ जाओ तो हल्का सा पीछे हो जाता है। तो मेरी बातों को अब ध्यान से सुनना। ऐसे सिस्टम को पढ़ने के लिए, ऐसे सिस्टम को पढ़ने के लिए फिर या तो एक तरीका है कि हम ग्राउंड फ्रेम में बैठे हैं और देखें कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है, फिर ये एल चला, इसमें से ये एक्स माइनस करा, ऐसा कुछ कुछ करें। दूसरा तरीका होता है कि या तो आप सर इनके ऊपर बैठ जाओ और मोशन को एनालिसिस करो, पर उससे भी कोई खासा रिजल्ट नहीं मिल रहा। तीसरा मेथड होता है सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाओ, सेंटर ऑफ बॉडी के या सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाओ और वहां से मोशन को देखो।
ठीक है। तो मतलब सर आप हमें क्या पढ़ाने वाले हो आगे? आगे मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ कि किसी भी सिस्टम के, अभी तक तुमने एक बॉडी या एक पार्टिकल की बात करी, अब नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे, तो एक ऐसे पॉइंट पे बैठ जाओ जहां से बैठ के तुम सारे पार्टिकल की निगरानी रख पाओ। अरे यार, तो अभी हमें क्या करना है, हमें लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना सीखना है। ठीक है, अभी चैप्टर में क्या चलेगा, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। लेकिन सर अभी लोकेशन कैसे निकालेंगे, तो इसमें सबसे पहला सिस्टम लेते हैं हम, डिस्क्रीट सिस्टम। क्या लेते हैं? डिस्क्रीट सिस्टम। अब डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब क्या होता है, इधर देखो, डिस्क्रीट सिस्टम हमें समझ में आ गया कि एक बॉडी है, मान लो जैसे कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी में कुछ ऐसे मटर के दाने पड़े हुए हैं, कुछ बॉल्स है, कुछ बीट्स है रैंडमली। अब इसका सेंटर ऑफ मास लिखना है। क्या लिखना है हमें? इस बॉडी का, तो ये 1 मास, ये 2, ये 3, तो 1 की दूरी यहां से कितनी है, R1, 2 की दूरी कितनी है, R2, और 3 की दूरी कितनी है, R3, ऐसे ही 4, 5 सबकी दूरी है ना। Therefore, consider a system of particle, consider a system of n number of particle distributed in a region having mass m1, m2, m3, mn, n नंबर है तो mn। हाँ बिल्कुल, and their position vector, and their position vector, and their position vector is R1, R2, R3, and R. Then location of center of mass is given as, या सेंटर ऑफ मास जो होगा RCOM, वो क्या होगा, M1 R1, M2 R2, Mn Rn whole divided by total mass M1 M2 Mn। क्लियर हुई बात? This is the formula for location of center of mass for a system of n particle distributed randomly in a region। क्लियर हुई बात? अच्छे से लिखो इसको। ये आरकॉम क्या है? आरकॉम है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब यहां से ये कोई पोजीशन ऐसी होगी जहां पर कि हमको आरकॉम मिल रहा हो। क्लियर हुआ? तो बेसिकली तुम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो, सेंटर ऑफ मास के लोकेशन निकाल रहे हो। सर हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाल रहे हैं कि वो कहाँ है। ठीक है, अच्छा नोट, देखो कुछ बातें समझते हैं।
ये m1 मास है, अभी कुछ लिखना नहीं है, ये m2 मास है। इनके बीच में दूरी है x, कितनी दूरी है x। क्या सेंटर ऑफ मास इस बात पर भी निर्भर करेगा कि तुम कहां से बैठकर देख रहे हो उसकी लोकेशन। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना ओरिजिन यहाँ निकाला था, हो सकता है ना मैं अपना ओरिजिन यहाँ निकाल लूं, तब क्लास में एक बच्चा कहेगा काहे सर m1 को ही अपना ओरिजिन बना लो। तो लेट अस सपोज दिस इज आवर ओरिजिन। सेंटर ऑफ मास, अच्छे से कहें तो लोकेशन ऑफ COM डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए, तो अगर आपने ओरिजिन इसको मान लिया किसको, इसीलिए आपको क्वेश्चन जब भी देगा ना वो तो साफ कहेगा फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम, कहां से बताना है सेंटर ऑफ मास, ये वो आपको हमेशा सिखाएगा। ठीक है, इसीलिए हम बेसिक बातें सीख रहे हैं। अरे निधि, कैसी पागल जैसी बात कर रही हो तुम। ये यहाँ पे अगर तुम ओरिजिन लेती तो मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो हो सकता है तुम बोलती ये इतना दूरी पे, मैं बोलता ये इतना दूरी पे, और अगर कोई m2 पे बैठा होता तो वो बोलता है इतनी दूरी पे। तो बदल रही है ना बातें फिर। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस है x, क्या है ये डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट्स कैसे सेम होंगे। चलिए, तो अगर हम यहां से लिखें सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ये कैसे, क्या दो पार्टिकल हैं तो नोट फॉर टू पार्टिकल सिस्टम लिख रहे हैं हम, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। यहां से कुछ जानकारियां हम जुटा पाएंगे। पार्टिकल सिस्टम, XCOM को क्या लिखेंगे हम, m1, x1 की वैल्यू तो 0 है क्योंकि ओरिजिन पर रखा है, वो m2, x2 की वैल्यू x के बराबर है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो XCOM कितना हो गया, m2x अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर हुआ, कितना क्लियर हुआ। चलो पहले इतना लिखो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए, लेट अस सपोज कि मैंने इस XCOM को x1 बोल दिया, मतलब यहां से कुछ x1 दूरी पे मुझे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मिल गई। और मान लीजिए यहां से m2 से x2 दूरी पर क्या है, m2 से x2 दूरी पर रखा है सेंटर ऑफ मास, और m1 से x1 दूरी पर रखा है सेंटर ऑफ मास। बोलो क्लियर है क्या। तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो सर आप ऐसा लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो सर, आप लिख सकते हो x1 प्लस x2 बराबर टोटल x। तो x2 की वैल्यू आएगी x माइनस x1, मतलब x माइनस m2x अपॉन में m1 प्लस m2। ऑन सॉल्विंग इट, ये यहाँ लिखना है, ऑन सॉल्विंग इट x2 इक्वल्स टू m1x अपॉन m1 प्लस m2। इतना लिख, तो ये तुम्हारा x2 आ गया।
और ये तुम्हारा x1 आ गया। एक्सयूएम, अरे बेवकूफ, मैंने इस डिस्टेंस को x1 मान लिया है, बराबर कुछ नहीं है। एक्सयूएम बोलने की जगह मैं उसको x1 बोल रहा हूँ, ये एक्सकॉम को x1 बोल रहा हूँ मैं। पागल सरी की बात मत कर क्लास में, आंख खोल के बैठ। हाँ यार, तुम लोग समझ रहे हो ना, सब लोग मैं सही कह रहा हूँ? क्लियर हो रही है ना बात सभी को? बिल्कुल निकाल सकती हो निधि। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है सबको? अगर तुम x1 और x2 को डिवाइड करो, x1 डिवाइडेड बाय x2 करो, तो क्या बचेगा देखो। सर m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 दोनों में से कट जाएंगे, x दोनों में से कट जाएंगे। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास of two particle system is in the inverse of their masses, inverse of their masses। x1 की लोकेशन ध्यान से देखो तो x1 इज 1/m1 आ रहा है। क्लियर हुई क्या बात? is in the inverse ratio of their masses, inverse ratio of their masses। क्लियर हुई क्या बात? क्लियर हुई बात? अच्छे से लिखो इतना। आगे देखो, ऐसे देखो आगे नोट एक, नोट देखो एक, मान लो जैसे कि एक पार्टिकल है m1 और ये है x1, y1, z1 में, और m2 है x2, y2, z2 में। तो हमारे लिए जो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सकॉम होगा वो कितना होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली जो ycom निकल कर आने वाला है वो क्या होगा, m1 y1 m2 y2 अपॉन में m1 प्लस m2, और zcom जो होगा दैट विल बी m1 z1 m2 z2 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है क्या? तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं xcom i कैप ycom j कैप प्लस zcom k कैप इक्वल्स टू rcom वेक्टर। लिखो इसको फटाफट। अब कब हमें डिस्क्रीट मास का यूज करना है ये आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा, है ना? तो मैं अब क्वेश्चन पे आता हूँ सीधे सीधे।
consider 5 masses, each of 1 kg, are placed at a location x1 2 meter, x2 3 meter, x4 5 meter, x3 7 meter, or x5 1 meter. Find the value of xc1. जल्दी देखिए, ऐसा जब भी होगा यार बेटा, देयर इज अ सडन पावर कट,